नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्या के बारे में अध्ययन करें। पूर्वी समस्या के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या कहा जाता है, जो पूर्वी समस्या कहता है, जिसके तहत 3 घटनाएं महत्वपूर्ण होती है। एक क्रीमिया का युद्ध होता है, एक बाल्कन का युद्ध होता है, एक बर्लिन व्यवस्था की जो बर्लिन व्यवस्था होती है, जिसके तहत हमने क्रीमिया के युद्ध को पढ़ लिया। और क्रीमिया के युद्ध के पश्चात जो बर्लिन व्यवस्था के बीच में जो पूर्वी समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया। हमने देखा किस तरीके से जो क्रीमिया युद्ध के पश्चात पूर्वी समस्या के तहत जो बाल्कन क्षेत्र को लेकर जो रूस और तुर्की के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और बाल्कन क्षेत्रों में बात की जाए रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, हर्जेगोविना, इन देशों के द्वारा, इन राज्यों के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। और इनके विरुद्ध कई बार जो युद्ध की तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सर्बिया के द्वारा भी युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, जिसके तहत हमने देखा कि रूस के द्वारा और अन्य जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा कस्तुनतुनिया में जो सम्मेलन बुलवाया जाता है। और कस्तुनतुनिया में सम्मेलन के तहत जो बाल्कन समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और कई सुधारों के बारे में जो बताया जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि तुर्की के सम्राट के द्वारा, तुर्की के सुल्तान के द्वारा जो उन प्रस्तावों को अस्वीकार, उन सुधारों को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसके तहत कस्तुनतुनिया सम्मेलन की बात की जाए, पिछली क्लास में हमने बात की थी, जिसके तहत ऑस्ट्रिया और रूस के द्वारा जो आपस में समझौता कर लिया जाता है। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरान जो समझौता होता है, अगर बात की जाए कि अगर रूस और तुर्की के मध्य युद्ध होता है तो उस वक्त ऑस्ट्रिया क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। और बर्लिन जो बात की जाए, बर्लिन व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि के तहत हमने देखा किस तरीके से जो उनके बीच समझौता होने के पश्चात जो तुर्की और रूस के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध के दौरान, इसी युद्ध में जो बात की जाए, रूस के द्वारा तुर्की को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। तुर्की को 1877 ईस्वी की बात है, 1877 ईस्वी में जो रूस के द्वारा तुर्की के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। सारे उसके जो समझौते को लेकर जो जितने भी प्रयास है वो असफल हो जाते हैं। तो उसी दौरान इनके दोनों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। उन परिस्थितियों में जो रूस के द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है और कुछ समय तक इनके मध्य युद्ध चलता है, लेकिन अंततः तुर्की क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तुर्की के पराजित होने के पश्चात उसके द्वारा जो बात की जाए रूस की शर्तों पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। अब इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन दोनों के मध्य जो रूस और तुर्की के मध्य जो संधि होती है, वो संधि कौन सी कहलाती है, सैन स्टीफेनी संधि कहलाती है। अब ये सैन स्टीफेनी नामक स्थान पर ये संधि होती है, इसलिए ये कौन सी संधि कहलाती है, सैन स्टीफेनी संधि कहलाती है। अब इस संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें तय की जाती है, बात की जाए तो रूस और तुर्की के मध्य, उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं सैन स्टीफेनी की संधि कब होती है, 3 मार्च 1878 ईस्वी को होती है। और किन किन के मध्य होती है, रूस और तुर्की के मध्य होती है। किसके मध्य, रूस और तुर्की के मध्य होती है। अब इनके मध्य कौन कौन सी शर्तें तय होती है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो तुर्की के द्वारा जो रूस की शर्तों पे ही जो इस अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की जाती है और यहाँ पे रूस की विजय होती है। अगर बात की जाए तो रूस यहाँ पे जो, अगर बात की जाए इन संधि की शर्तों में जो इनका निर्धारण करने में रूस की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि रूस के द्वारा पहले से मांग की जा रही थी। जैसा कि हमने देखा जो कस्तुनतुनिया सम्मेलन के द्वारा, लंदन प्रोटोकॉल के द्वारा, उनके द्वारा कहा जाता है जो बाल्कन क्षेत्र के जो प्रदेश हैं, जो राज्य, उनको स्वतंत्रता देने के लिए किससे कहा जाता है, जो तुर्की से कहा जाता है, लेकिन तुर्की के सुल्तान के द्वारा अस्वीकार किया। अब बात की जाए तो उन प्रदेशों को स्वतंत्रता दिलाने में जो क्या होते हैं, रूस सफल होता है, जिसके तहत सर्बिया, मोंटेनीग्रो व रोमानिया,
तुर्की के द्वारा क्या किया जाता है, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली जाती है। पहले तुर्की के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, रूस के द्वारा यही प्रस्ताव रखा गया था। कस्तूनतूनिया सम्मेलन की बात की जाए तो उसके तहत रूस ये चाहता था कि जो सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया को क्या प्रदान कर दी जाए, स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, लेकिन तुर्की के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस युद्ध के पश्चात ये शर्त तय की गई, इन तीनों को जो बात की जाए, सर्बिया, मोंटेनिग्रो और रोमानिया को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है और इन्हें इसके अलावा स्वतंत्रता नहीं, इसके अलावा इन्हें अतिरिक्त क्षेत्र यानी अतिरिक्त प्रदेश भी इनको दिए जाते हैं और इनको पूर्ण स्वतंत्र स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तुर्की के द्वारा। अब ये तुर्की साम्राज्य का अंग नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके पश्चात बात आती है बल्गेरिया की। बल्गेरिया को एक स्वायत्त राज्य मान लिया जाता है, किसके द्वारा, तुर्की के द्वारा, ठीक है। बल्गेरिया को पहले स्वायत्त राज्य मानने के लिए तुर्की तैयार नहीं था और ये बल्गेरिया राज्य की बात की जाए जिसके उसकी जनता को ये अधिकार भी दे दिया जाता है कि आपके द्वारा जो स्वयं अपना गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है और ये गवर्नर कौन होगा, ईसाई गवर्नर होगा। इसकी नियुक्ति का अधिकार भी किसको दे दिया जाता है, बल्गेरिया की जनता को दे दिया जाता है और बल्गेरिया की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती है। बल्गेरिया की सीमाएँ जो डेन्यूब से लेकर एजियन सागर तक और काले सागर से लेकर अल्बानिया मान कि अल्बानिया तक क्या कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है तुर्की के द्वारा और इस बल्गेरिया को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। अब तीसरी शर्त इसमें तय होती है, जो कस्तूनतूनिया सम्मेलन हुआ था ना, तुर्की की राजधानी कौन सी थी, कस्तूनतूनिया, और उसमें जो सम्मेलन हमने देखा किस किस का हुआ था, जो यूरोपीय महाशक्तियों का सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा जो बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सुधार सुझाए जाते हैं, उन सुधारों की बात की जाए तो उन सुधार जो बोस्निया और हर्जेगोविना को लेकर उनके द्वारा जितने भी सुधार सुझाए गए थे, उन सुधारों को स्वीकार करने का आश्वासन, उनको लागू करने का आश्वासन किसके द्वारा दे दिया जाता है, तुर्की के द्वारा दे दिया जाता है। यानी जो कस्तूनतूनिया सम्मेलन की बातों को स्वीकार कर लिया जाता है तुर्की के द्वारा और बोस्निया और हर्जेगोविना की बात की जाए उस क्षेत्र में इन सुधारों को लागू करने का आश्वासन तुर्की के द्वारा दे दिया जाता है। अब इसके अलावा जैसा कि हमने देखा शुरू में हमारी बात हुई थी क्रीमिया जो हमने अध्ययन किया था, जिसके तहत क्रीमिया युद्ध के दौरान, तो इसमें मूल कारण क्या था, ईसाई जनताएं थी। यानी कि जिन क्षेत्रों पे तुर्की का अधिकार था उन क्षेत्रों में रहने वाले ईसाई जनता के द्वारा ही जो तुर्की के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। अब इन ईसाई प्रांतों की बात की जाए, जो ईसाई प्रांत यानी कि यहाँ रहने वाली जितनी ज़्यादा आबादी क्या ईसाई हो, चाहे बल्गेरिया को ले लो, हर्जेगोविना को ले लो, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बल्गेरिया, रोमानिया, इन क्षेत्रों में रहने वाली अधिकतर जनता क्या थी, ईसाई थी और इन पे अधिकार किसका था, अधिकार जो तुर्की साम्राज्य का था। तो उसी दौरान अब तुर्की के सुल्तान के द्वारा जो दबाव में आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि जो क्रीट द्वीप है उनमें जो ईसाई जनता के लिए जो व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था जो बाकी ईसाई प्रांतों में रहने वाली जनता है उनके लिए करने का वचन किसके द्वारा दे दिया जाता है, तुर्की के सुल्तान के द्वारा दे दिया जाता है। और इस युद्ध में जो रूस की जीत होती है तो रूस के द्वारा जो हर्जाना थोप दिया, युद्ध हर्जाने की मांग की जाती है, किससे, तुर्की से मांग की जाती है और उसके द्वारा 1,41 करोड़ रूबल ये क्या है, मुद्रा, कहाँ की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है। तो रूस के द्वारा 1,41 करोड़ रूबल राशि हर्जाने के रूप में किससे मांगी जाती है, तुर्की से मांगी जाती है। तुर्की से देने में असमर्थ होता है तो इसके बदले में तुर्की के द्वारा जो अपने विभिन्न प्रदेश अब क्षेत्र किसको दे दिए जाते हैं, रूस को दे दिए जाते हैं, जिसके तहत तुर्की ने दोब्रुजा, अर्दहान, कॉर्स, बाटुम, बायजीद और इसके अलावा कुछ अन्य प्रदेश क्षेत्र किसे दे दिए, रूस को दे दिए जाते हैं। ये शर्तें जो किसके तहत तय की जाती है, सेंट स्टीफन संधि के तहत की जाती है। किस किस के मध्य होती है, तुर्की और रूस के मध्य होती है। इसको आप नोट डाउन कर लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस संधि के महत्व की अगर बात की जाए तो ये रूस की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, महान सफलता, क्योंकि क्रीमिया युद्ध का जो दाग लग रखा था ना, क्रीमिया युद्ध में कौन पराजित हुआ था, हमने देखा था जो रूस पराजित हुआ तुर्की की तरफ से। तुर्की का सहयोग फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। उस अपमान का बदला किसके द्वारा ले लिया जाता है, रूस के द्वारा ले लिया जाता है।
और इसे पराजित कर दिया जाता तुर्की को। अब बाल्कन क्षेत्र की बात की जाए, बाल्कन क्षेत्र में रूस का प्रभाव बढ़ जाता है और ये बाल्कन क्षेत्र के राज्य, जैसे में हमने बात की थी, इस युद्ध के दौरान तुर्की और जो रूस के मध्य युद्ध होता है उसमें मोंटेनिग्रो के द्वारा भी जो बात की जाए तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती। तो इन प्रदेशों का समर्थन किसे हासिल हो गया, रूस को हासिल हो जाता है और इन क्षेत्र में जो तुर्की का प्रभाव है, तुर्की का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तुर्की का प्रभाव अगर बात की जाए बाल्कन क्षेत्र में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नाम मात्र का रहता है। और 1856 ईस्वी का जो क्रीमिया युद्ध का दाग था रूस पे लगा हुआ था, उसको उसके द्वारा धो दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जो तुर्की और रूस के मध्य युद्ध होने के पश्चात जो संधि होती, कौन सी सेंट स्टीफेनी संधि होती है। इस संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें निर्धारित और तय की जाती है, जिसके तहत हमने बात की रूस और तुर्की के मध्य यहाँ इस युद्ध में जो क्या होती है, तुर्की की पराजय होती है। तो ज़्यादा अगर बात की जाए रूस के द्वारा ये जो संधि की शर्तें क्या कर दी जाती, निर्धारित कर दी जाती। और जो बाल्कन क्षेत्र की हम बात करते हैं, बाल्कन क्षेत्र के अधिकतर राज्यों को स्वतंत्रता दिलवा दी जाती, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। जो बात की जाए तो इसके तहत सर्बिया को, मोंटेनिग्रो, रोमानिया को स्वतंत्रता प्रदान करवा दी जाती, किसके द्वारा, रूस के द्वारा, तुर्की पे दबाव बनाकर, और तुर्की के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली जाती। उसके अलावा जो बल्गेरिया को स्वायत्त राज्य मान लिया जाता है, बल्गेरिया को स्वायत्त राज्य मानने की अगर बात की जाए, जिसके तहत वहाँ की ईसाई जनता को वहाँ का अपना गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाता है, और वह गवर्नर कौन होगा, ईसाई होगा। ये अधिकार किसको प्रदान कर दिए जाते हैं, बल्गेरिया को तुर्की के द्वारा कर दिए जाते हैं, रूस के द्वारा दबाव बनाकर। और कस्तुनतुनिया सम्मेलन की हमने बात की थी, कस्तुनतुनिया सम्मेलन में जिस तरीके से जो प्रस्ताव पेश किए गए थे, किसके द्वारा, इन यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, लेकिन जिन्हें किसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तुर्की के सुल्तान के द्वारा ठुकरा दिया गया। अब उन्हीं प्रस्तावों को, उन्हीं सुधारों को लागू करवा दिया जाता है रूस के द्वारा। और उसके अलावा बात की जाए तो जो ईसाई प्रांत वगैरह है, उसमें जो क्रीट द्वीप में जो व्यवस्था है तुर्की के द्वारा की गई थी, वही व्यवस्था जो बाकी के ईसाई प्रांतों में करने का आश्वासन और वचन किसके द्वारा, तुर्की के सुल्तान के द्वारा दे दिया जाता है। और युद्ध हार जाने के रूप में जो रूस के द्वारा 1 अरब 41 करोड़ रुपए जो मांगे जाते हैं, उनके बदले में जो हम देखते हैं कि तुर्की के द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों को किसे दे दिया जाता है, रूस को दे दिया जाता है। इस तरीके से ये संधि संपन्न होती है। सेंट स्टीफेनो की संधि किस किस के मध्य होती है, जो रूस और तुर्की के मध्य। और यहाँ बात की जाए इसके महत्व में, तो इस यहाँ से जो हम देखते हैं बाल्कन क्षेत्र में जो तुर्की का प्रभाव नाम मात्र का रहता है और रूस का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। रूस के द्वारा अपने जो 1856 ईस्वी क्रीमिया के युद्ध का दाग धो लिया जाता है। और इस क्षेत्र में बात की जाए बाल्कन प्रदेश, जो बाल्कन क्षेत्र के जितने भी प्रदेश राज्य किसके समर्थक हो जाते हैं, रूस के समर्थक हो जाते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।